दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेटा एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। आपको बता दें कि इस पेपर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे मैंने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस मॉडल पेपर में मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं उन सभी के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले सेक्शन की ओर, यानी कि सेक्शन ए की ओर, जिसमें कि आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं वेरी शॉर्ट में, और इसमें से केवल आपको 7 ही क्वेश्चन करने हैं। तो आप 10 क्वेश्चन को तैयार रखिए, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। तो आप सभी ने अगर पैरामीशियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस छोटा होता है जिसको हम माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, और एक न्यूक्लियस बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। तो अब बात आती है कि ये जो लार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो ये मैक्रो न्यूक्लियस है, उसका काम क्या है। तो आपको बता दें कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या कह सकते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, उसको रेगुलेट करता है। और पैरामीशियम के शरीर में होने वाले जो डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लार्ज न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, यह केवल पैरामीशियम के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें एमाइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन में मदद लेता है। तो अगर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये एमाइटोटिक डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रेडियल कैनाल ऑफ साइकान। तो साइकान का जो रेडियल कैनाल है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो अगर आपने पोरीफेरा पढ़ा होगा तो पोरीफेरा में आपको पता होगा कि स्पॉन्ज पाए जाते हैं। ठीक, अब जितने भी पोरीफेरा के सदस्य होते हैं उनके अंदर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो खोखला होता है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं स्पोंजोसियोल। अब इसी खोखले जगह में क्या होता है कि अंदर पानी आता है। पानी कहाँ से आता है? तो इनके बॉडी पर अनेक छिद्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया, या फिर इसे प्रोसोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अंदर की ओर जैसा कि मैंने बताया कि खाली जगह होता है जिसको स्पोंजोसियोल या फिर एक तरह से कैविटी कहते हैं, और ये जो कैविटी होती है यही कैविटी कहलाती है रेडियल कैनाल। तो बाहर से जो पानी है इसी रेडियल कैनाल में आता है, और इसमें बहुत सारे फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोनोसाइट। तो जैसा कि मैंने बताया ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और पानी में जो फूड पार्टिकल आते हैं उनको छानकर अलग करते हैं, और साथ ही साथ वाटर करंट भी प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा काम ये भी है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी ये मदद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन्कोस्फीयर। तो ऑन्कोस्फीयर क्या होता है? तो आपको बता दें कि जो टेपवार्म होता है, जो फीता कृमि होता है, उसमें एक लार्वल स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोस्फीयर, और इस ऑन्कोस्फीयर में 6 हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि होस्ट की आंत की दीवारों से जुड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पर आप उस लार्वा के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एन ऑन्कोस्फीयर इज़ द 6 हुक लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म विच हैच फ्रॉम ए एग, जो कि अंडों से निकलता है। और ये अंडे कहाँ से आते हैं? जैसे पिग है, काऊ है, ह्यूमन है, जो इंटरमीडिएट होस्ट है उन्हीं के थ्रू आता है। और जब ये होस्ट के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर पहुंच जाता है तो उनके इंटेस्टाइनल वॉल से चिपक जाता है। और इसके बाद ये क्या करता है, बॉडी टिश्यू या मसल्स या वहाँ पर रहता है, डेवलप होता है, और अगले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसकी ओर जाता है। ओन्कोस्फीयर को हम हेक्साकैंथ एम्ब्रियो भी कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपाउंड आई, यानी कि संयुक्त नेत्र। अब कंपाउंड आई क्या होता है?
तो जितने भी इंसेक्ट है और क्रस्टेशियन है, उनके जो प्राइमरी विजुअल यूनिट होता है आँखों में, वो होता है ओमेटिडियम। और ये ओमेटिडियम होता क्या है कि ये सेंसिटिव यूनिट होता है जो कि लाइट को सेपरेट करता है, जिसके कारण ये मोशन को डिटेक्ट करता है और वाइड रेंज प्रोवाइड करता है आँखों को, यानी कि एक बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है जिससे कि वो देख सकें। और आपको बता दें कि ये इन्वायरमेंट में हर चीज़ों को बहुत ही डिटेल से देख पाते हैं, यहाँ तक कि किसी केस में ये अल्ट्रा वाइट लाइट को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। और इस तरह की जो आई होती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड आई। और अगर कोई पूछे कि कंपाउंड आई किस में पाए जाते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट है उनमें ये देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बॉट्रॉइडल टिश्यू। तो बॉट्रॉइडल टिश्यू क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में लीच के इंटरनल वॉल के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, यानी कि जोक के अंदर की संरचना को दिखाया गया है, जिसमें कि आपको अंगूर के गुच्छे के समान एक टिश्यू दिख रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं बॉट्रॉइडल टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू लीच के अलावा और अदर जो एनालिट्स है उसमें पाया जाता है। इसका काम होता है एक्सक्रीशन में मदद करना, स्टोरेज का काम होता है, और साथ ही साथ जब चोट लगता है तो उस चोट को भरने का भी ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉट्रॉइडल टिश्यू इज़ ए ग्रेप लाइक मास ऑफ सेल फाउंड इन लीच एंड अदर एनालिट्स दैट फंक्शन इन एक्सक्रीशन, स्टोरेज एंड वुंड हीलिंग। तो इसके अंदर पिगमेंट, आयरन, कैल्शियम और मिलेनिन पाया जाता है, और ये ब्लड वेसल्स में होता है, और जब भी कोई इंजरी होता है उसके रिस्पॉन्स में ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेस्टेट प्लेट। तो यहाँ पर आप हेस्टेट प्लेट देख सकते हैं, और ये जो हेस्टेट प्लेट है ये कार्डियो स्टमक वाले रीजन में पाया जाता है। अब बात आती है कि ये किस में पाया जाता है। तो कुछ क्रस्टेशियन जैसे कि प्राण यानी कि झींगा मछली, तो इनके कार्डियक स्टमक में आप देखेंगे कि एक प्लेट नुमा संरचना होती है जो कि भोजन को छानने का काम करती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेन ऑफ भोजनस। तो भोजनस के अंग क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये ऑर्गेन ऑफ भोजनस है, ये एक तरह से स्क्रीटरी ग्लैंड है जो कि मोलस्कन में पाया जाता है, और इसका काम किडनी की भांति एक्सक्रीशन में मदद करना है, यानी कि उत्सर्जन में मदद करना है। तो एक तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेन्स ऑफ भोजनस क्या होता है, तो ऑर्गेन्स ऑफ भोजनस एक तरह से स्क्रीटरी ऑर्गेन है जो कि मोलस्कन में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये है ऑर्गेन ऑफ भोजनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एबोरल हिमरल रिंग। तो ये स्टार फिश में आप एबरल हेमल रिंग जो है वो देख सकते हैं। अब ये करता क्या है और क्यों पाया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। तो आपको बता दें कि ये एक तरह से जो हेमल सिस्टम है स्टार फिश का, उसका एक पार्ट होता है जो कि एबोरल यानी कि टॉप वाले रीजन पे पाया जाता है, और ये सेंट्रल डिस्क से जुड़ा होता है। इसका काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट और जर्म सेल के माइग्रेशन में मदद करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्कर बी। तो वर्कर बी के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि वर्कर बी क्या होते हैं, और वर्कर के कॉलोनी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है लेबियो रोहिता, यानी कि रोहू मछली। तो यहाँ पर फिगर में आप लेबियो रोहिता मछली देख सकते हैं। इसे जनरली रोहू मछली के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के ईस्टर्न वाले भाग में देखने को मिलता है। तो बहुत ही कॉमन मछली है जिसको लोग खाना पसंद करते हैं और रोहू के नाम से जानते हैं। तो ये थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिन्हें मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम अगले पार्ट यानी कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।